मैं ये समझता हूं डबल इंजन की सरकार का हवाला इसलिए नहीं कर पाए हैं। अगर आप नजर मारें तो डीजल की कीमत कहां पहुंच गई है। आप जानते हैं कि डीजल की कीमत वो 80 को पार कर चुकी है, 90 से कम है। पेट्रोल की कीमत 90 को पार कर गई है, 100 से नीचे है। एलपीजी, जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं कि हमने बहुत उसका वितरण किया, वो भी आज 815 को पार कर चुका है। तो मुझे बताएं, वो डबल इंजन की सरकार बगैर डीजल से कैसे चलेगी, बगैर पेट्रोल से कैसे चलेगी। अगर एलपीजी में भी हम चलाना चाहें, वो अब नहीं चलने वाली है। यह हकीकत सच्चाई है। यह हकीकत सच्चाई है कि इस कोरोना के चलते हुए हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस की ओर गई है, और जो साधन सरकार और सरकार के पास आने चाहिए उन पर भी रोक लगी है। यहां तक कि जो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर महोदय हैं, उन्होंने एक एडवाइस दी है। दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है, और वो ओपिनियन ये है उस पर भी सोच विचार करना होगा हमारी सरकार को। मैं दिल्ली की सरकार की बात नहीं करना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार खुद तय करे, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ बन रहा है, जो इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को आगे ले जा रहा है, ये जो एक्साइज हम इस पर लगाते हैं, ये जो हम वैट इस पर लगाते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर महोदय भी ये कहते हैं सरकारों को सोच विचार करना है कि ये इस लेवल का वैट लगेगा कि नहीं लगेगा। इस बात को कहते हुए मैं इस बात से भी नहीं हिचकिचाता कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी पीछे को आ गई है। आप जानते हैं कि जीडीपी जो पिछली तिमाही गई है, उसमें मात्र 0.4% रह गई है। मैं दाद देता हूं देश के किसानों को, दाद देता हूं प्रदेश के किसानों ने, जिसने लिहाज हमारी रख दी है, सरकार की रखी है, जिसने वो ग्रोथ रेट 3.9% पर क्या कहते ले गया। अगर ये किसान नहीं होता तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था माइनस में ही चलती रहती, जो हकीकत और सच्चाई है। इस बात को कहते हुए मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि बहुत दुखद समय रहा है, और दुखद समय के साथ लोगों की पीड़ा बढ़ी है, और बहुत दुख से कहना चाहता हूं, उस पीड़ा को आपकी सरकार ने और ज्यादा बढ़ाया है। मैं ये क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं, मेरे पास तथ्य है अपनी बात को साबित करने के लिए। मैं सोचता था जब वो सैनिटाइजर का घोटाला वो सेक्रेटेरिएट में निकला, वो आखिरी होगा। मैं खुश हुआ कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, डायरेक्टर महोदय जेल में गए, मैंने सोचा ये अंत होगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आखिरी किस्सा नहीं था, और ना जाने कितने और सामने आएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से यहां कहना चाहता हूं, भारी मन से कह रहा हूं, आप यकीन करें, मैं भारी मन से इस बात को कह रहा हूं कि जो ये खरीद फरोख्त हुई है, और ये जो खरीद फरोख्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई है, एक तथ्य मेरे सामने आया है, उस तथ्य को खुले मन से मैं ठोक के सदन में रखना चाहता हूं। ये किस्सा चंबा का किस्सा है, और किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जो वहां खरीद फरोख्त हुई है, उस खरीद फरोख्त में मुझे लगता है यह संस्था भी नकली किस्म की संस्था है, कोई नेशनल मेडिकल स्टोर है। और ये नेशनल मेडिकल स्टोर ने किया क्या? इसने कुछ जो कोरोना से बचने के लिए औजार चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होती है, वो डीसी चंबा को जो दिए हैं, ये देख लीजिए। मैं इन तथ्यों को उस टेबल पर रखूंगा, जिससे कि जो मैं यहां कह रहा हूं वो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए साबित करूंगा। मास्क खरीदे, मास्क। महेंद्र सिंह जी आज हमारे बहुत माननीय है और सीनियर मंत्री है, और उनको भी मैं कहना चाहूंगा, ये 70 पीस मास्क के, और दाम क्या? 580 रुपीज। ये कैसा मास्क है?
जो 580 का। और यही मास्क नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम बेहतर से बेहतर मास्क भी खरीदते तो मेरे पास Amazon का है ये वीनस V90 वी रेस्पिरेटरी ग्रे मास्क, जिसका दाम मात्र 499 है, और ये भी 5 मास्क मिलेंगे। लेकिन ये जो सज्जन है नेशनल मेडिकल स्टोर, ये 70 पीस मास्क के 580 रुपए के ये बेचे जाते हैं, जिसके लिए जो पैसा ये क्लेम करते हैं वो 33,250 रुपया क्लेम किया है। ये इसके खाते में पैसा गया है और वो खाता नंबर भी स्टेट किया। यही नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि इस कोरोना के चलते हुए हमें थर्मल सेंसर्स की भी जरूरत थी, और ये थर्मल सेंसर इस सज्जन ने मेडिकल स्टोर, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, पलियार, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश, ये कितने बेचेंगे? ये बेचेंगे, इसका नंबर भी है, ये बेचेंगे 75 पीसेज। और दाम क्या था इसका? एक पीस का दाम 10,531 और 7 पैसे इसका दाम था। और टोटल अमाउंट जो क्लेम किया गया इन 75 पीस के वो 9,32,000 था, और इसका भी बिल जो पैसा है वो क्लेम किया गया। अपनी बात को कहने के बाद इन सब कागजात को मैं टेबल पर ले करूंगा, जिससे कि भाई ये जो मैं कह रहा हूं इन तथ्यों के साथ, इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करूंगा। इसका दाम क्या है जो आप Amazon से आप खरीदेंगे? इसका दाम मात्र 1,349 रुपीज है। जो 1,349 की चीज उसको हम 10,531 रुपए में बेच रहे हैं। मैं तो आपकी सरकार से विनती करना चाहता हूं, मेरा भी इंटरेस्ट इस प्रदेश को बचाने का है। मेरा भी इंटरेस्ट यही है कि जो सरकार का पैसा होता है वो इस तरीके से उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप तो जानते हैं जिस समय ये कोरोना आया, मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के पास गया, उस समय कोई फैसला नहीं था। मैंने पूरी की पूरी तनख्वाह इस बात के लिए नहीं दी कि चंबा के अंदर इस तरीके से हो या उस तरीके के घोटाले हो जो वहां पर आप जानते हैं जो हमारे सचिवालय के अंदर हो। मुझे माफ करें, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, मैं उत्तेजित हुआ हूं, लेकिन मैं उत्तेजित होने के लिए नहीं हुआ हूं। ये मैं दिल की बात अपनी यहां सदन में कहना चाहता हूं। मुझे दुख इस बात का भी है कि इस कोरोना के चलते हुए सिर्फ यही पीड़ा लोगों की नहीं रही है। आप जनमंच पर बहुत गर्व करते हैं, आज भी बहुत से आंकड़े आए हैं। गवर्नर महोदय के भाषण में ये मेरे ख्याल पैरा 14 में इसका जिक्र किया है। मैं सिर्फ छोटा सा किस्सा इस सदन में पेश करना चाहता हूं। ये जो लोगों की पीड़ा बढ़ रही है, जो लाखों लाख लोग रोज मुख्यमंत्री महोदय से जो अर्ज करना चाहते हैं कि मेरी पीड़ा को खत्म करो, मेरी पीड़ा को कम करो, उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि जितनी भी सेवाएं आज हम प्रदान कर रहे हैं, चाहे जल शक्ति का विभाग है, जो सेवादार उसके अंदर होने चाहिए वो आज नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं है। ये कोरोना के अंदर ये जो इतनी मृत्यु हुई है उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे राज्य में होने चाहिए थे नहीं थे। ये भी कारण रहा है कि भाई वो जो ऑक्सीजन हमें उपलब्ध कराना था मरीज को बचाने के लिए वो उपलब्ध नहीं था। यह हकीकत सच्चाई है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कह देते हैं लेकिन मात्र ऑक्सीजन तक हम उपलब्ध नहीं कर पाए, यह हकीकत सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय माफ करें आप मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे जिससे मैं इस बात को यहां पर रख सकूं। ये जो जनमंच की बात की है, पहला जनमंच जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हुआ, माननीय मंत्री महोदय जो आज सांसद है कृष्ण कपूर ने उसकी अध्यक्षता की। और क्या मसला आया, उस मसले को मैं सदन के आगे इसलिए रखना चाहता हूं कि जिससे सबको मालूम हो कि हम कितने गंभीर है, जो फैसले वहां ले लेते हैं उसका कितना अमली जामा होता है। आपने कह दिया कि 80%
अमली जामा हो गया, आप कह देते हैं 99% अमली जामा हो गया, लेकिन इस पीड़ा की आवाज को भी सदन को सुनना होगा। और इसलिए मैं रखना चाह रहा हूं, ये बेचारी गरीब महिला, क्या मांग की इसने वहां पर? इसने सिर्फ मांग ये की, लीलावती नाम है इसका, इसने मांग की इसके पति महोदय ने इसको छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद पूरे विभाग के तंत्र के साथ जो फैमिली रजिस्टर होता है उसे नाम उसका कटा दिया। वो बेचारी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि इसका नाम उस रजिस्टर में शामिल किया जाए, और वो आदेश कोर्ट ने कब दिए? वो कोर्ट ने आदेश 2013 में दे दिए। 13 के बाद 18 में जनमंच में गई, जनमंच ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आज भी उस गरीब महिला का नाम फैमिली रजिस्टर में नहीं जुड़ा। एक बच्चा उसका था, पालन पोषण उसका किया, आज अडल्ट हो गया है, लेकिन उस भूमि का मालिक इसलिए नहीं बनेगा, फैमिली रजिस्टर से नाम कट गया। ये है हमारे हाल, ये है हमारे हाल। जनमंच की हम इतने करते हैं, वो जो गरीब है, जो पीड़ित है, क्या जनमंच उसको सहारा दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? मेरे कागज कहते हैं कि नहीं दे पा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत लंबा दस्तावेज है। बिंदल जी तो ये कह रहे थे कि ये तो छोटा रह गया, इतनी बातें और जोड़नी थी। मैं भी कहता हूं छोटा हो गया है, इसमें और बातें जुड़नी चाहिए थी। क्या बात जुड़नी चाहिए थी? आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर ये जो गरीब है, ये जो दलित है, इसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। रोज किस्से आते हैं, मैं खुल के यहां सदन में इसलिए कह रहा हूं, हमें फोन आते हैं, और मुझे ही नहीं फोन आते होंगे, बहुत से जो दलित इससे परिवार से जो विधायक इस सदन में आज बैठे हैं, उनको भी निश्चित रूप से ये फोन आते होंगे। केस तक दायर नहीं होते हैं, दमन होता है। सुरेश भारद्वाज जी आज बैठे नहीं है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री महोदय साहब के पास भी गया, ये कहते हुए केदार सिंह जदान को उधर सलाई में रोन दिया। उन लोगों ने इस बात के लिए रोंदा क्योंकि वो कह रहे थे कि ये सूची जो बीपीएल की है, सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम उसमें शामिल है, वो कट जाने चाहिए, लेकिन वो नाम नहीं कटे, लेकिन केदार सिंह जदान को काट दिया। आज उसकी जो धर्मपत्नी है वो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती है, 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं, कानून ये कहता है कि उसको मकान मिलेगा, लेकिन हम उसे मकान आज तक नहीं दे पाए हैं। इसका भी जिक्र हो जाता कि ये आज सरकार चाहती है कि दमन ना हो, सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो, लेकिन उसका जिक्र हिम्मत नहीं हुई आपकी सरकार का कि ऐसा हवाला उस दस्तावेज में देने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अनुमति देंगे, चंद बातों को मैं यहां रखना चाहता हूं। हमने क्या किया, कोरोना के चलते हुए मैं चीख चीख के सदन में बोलता रहा, मेहरबानी करके इन कानूनों को संशोधित मत करो। लेकिन आप जानते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली में एक ही आवाज सुनी ही जाती है, वो वैसी ही दब जाती है। लेकिन मैंने कहा ये जो लेबर लॉज है इसको मत तब्दील करो, अगर तब्दील कर दोगे सिर्फ 8 घंटे से 14 घंटे की ड्यूटी मजदूर को ही नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पीड़ा बढ़ जाएगी। और मैं दुख से आज कहना चाह रहा हूं, उधर अंब के अंदर एक मजदूर को फांसी लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि खाली दस्तखत उसके कंपनी वाले करा रहे थे, लेकिन वो उसने दस्तखत नहीं किए, लेकिन उसको फांसी लगानी मंजूर हो गई। यही नहीं, इतनी पीड़ा मजदूर की बढ़ गई है। आपका दस्तावेज स्वयं मानता है इस बात को कि 2.5 लाख मजदूर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसको रोजगार नहीं मिलता था, वो दूसरे राज्यों में रोजगार करता था, उसको हिमाचल प्रदेश वापस लौटना पड़ा। सिर्फ 2.5 लाख को हम दोबारा रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन 3 लाख जो और यहां मजदूर थे उनको हाथ धोना पड़ा। रिट्रेंचमेंट हुई है, डिसमिसल्स हुई है, ये उद्योग के अंदर हुई है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हुई है,
टूरिज्म के अंदर हुई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हुई है। जो पढ़ाने वाले हैं उनकी रिट्रेंचमेंट हुई है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हुई है। यही नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन उद्योग में हुई है, प्रिंट मीडिया के अंदर। जो आज ऊपर बैठे हैं, बहुत से इनके मालिकों ने इस कोरोना के चलते उनको रोजगार से निकाल दिया है। और दुख से मैं कहना चाहता हूं, पिछले कल मैंने सवाल उठाया बिजली बोर्ड के महकमे के बारे में, और इनकी संख्या 811 है, और आज नोटिस इशू कर दिया गया है। यह नोटिस की कॉपी है। 811 के 11 को रिट्रेंच कर दिया गया है। क्यों रिट्रेंच किया गया? क्योंकि आउटसोर्स मजदूर है, आउटसोर्स है। यह पीड़ा का प्रश्न है। आप ऐसा समय मत चुनो जहां पीड़ा और लोगों की बढ़ जाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की, किसी भी सरकार की जो सोशल वेलफेयर से स्वेर करती है, उसका शपथ लेती है, ऐसा कार्य मेहरबानी कर मैं हाथ ही जोड़ सकता हूं, बार बार जोड़ूंगा। इसको मत रिट्रेंच करो। मैं जानता हूं लड़ेंगे ये। अगर आप इस ऑर्डर को वापस नहीं लेंगे, लड़ाई होगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति को मैं भी रोकना चाहता हूं। इतनी जल्दी में इस प्रकार के संघर्ष नहीं चाहता हूं। मेहरबानी कर ऐसा कार्य ना कीजिए। सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाहता, इस कोरोना के चलते हुए हमने सैलरियां भी रोक दी। किसकी रोकी? ट्रांसपोर्ट के कर्मी की। ढाई महीने सैलरी नहीं मिली, टूरिज्म कॉर्पोरेशन में नहीं मिली। आउटसोर्स जल शक्ति विभाग के अंदर जो कर्मी हैं, माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, उनको भी 4 महीने नहीं मिली। मेरे चुनाव क्षेत्र में आज भी सैलरी नहीं मिली है जो आउटसोर्स कर्मी है। क्या पीड़ा नहीं है ये? इसका उल्लेख आना नहीं चाहिए था। हाँ, परिस्थिति नहीं है। आप कहें कि कठिन परिस्थिति है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन छुपा के बात नहीं बनने वाली। हकीकत सच्चाई सब जानते हैं। यही नहीं, माननीय सदस्य 2 मिनट से दे, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैंने तो बीच में आपको ना रोका ना टोका, तो आप वाइंड अप कर दें कृपया करके। जैसे अध्यक्ष महोदय आपकी इच्छा है। जी। मैं तो बहुत ही आपका पालन करने वालों में से हैं। थोड़ी सुनने की क्षमता रखो। एक ही पहलू चलता रहा है सदन में, वो तो बेचारे, मैं क्या बोलूं, यहां रहना चाहिए था उनको, यहां रहना चाहिए था। वो सुनाते आपको खुल के बात, ये अच्छा है, इट इज हेल्दी फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस बात को भी सहने की हिम्मत और क्षमता रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपका देश मानता हूं, और आपके देश को मानते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हमने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्लीज महेंद्र सिंह जी, आप बहुत सीनियर हैं। हमने ये जो व्याख्या इसमें लिखी है, आप भी दिल से जानते ये हकीकत और सच्चाई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि डिलीट हो, ना मेरे कहने से डिलीट होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर आपके भी चुनाव क्षेत्र में अगर ऐसा हुआ है, तो मैं कल से सदन में ही नहीं आऊंगा। ये क्या लिखा हमने? स्टूडेंट नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स वर प्रोवाइडेड टीचिंग मटेरियल एट देयर डोरस्टेप्स बाय द रिस्पेक्टिव टीचर्स। मैं बड़ा सम्मान करता हूं अध्यापकों का, लेकिन ये हकीकत से पार है, ये सच्चाई नहीं। यही नहीं, प्राइवेट स्कूल्स ने, लोगों ने, पेरेंट्स ने विरोध किया, लेकिन हम आदेश नहीं दे सके कि ये जो भारी भरकम फीस आप हजारों हजार में जो ले रहे हैं, ये आप ले नहीं सकते। सारी फीसें ली, और एक माँ बाप वो बच्ची के साथ रोता रोता आया कि कहता है कि आज मैंने वही किया जो आदेश आए, लेकिन आज मेरी
बच्ची को स्कूल में बेइज्जत किया जा रहा है। जब मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाह रहा हूं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट तक भी नहीं मिल रहा। ये हालात हो गए। 2 शब्द आप लिख लेते, ये जो इधर से परे से लेकर नीचे तक के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमने खोली है, जो आपने सही कदम उठाया उसका भी जिक्र कर लेते कि हम इनको नकेल कसना चाहते हैं। लेकिन आप घबराए इस बात को कहने के लिए कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो डिग्रियां बेचते थे उसका भी आपने हवाला नहीं किया। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूं। लेकिन बात खत्म करने से पहले मैं इस बात को एक पीड़ा का प्रश्न और जो है उसको अंत में रखकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एनपीएस एम्प्लॉइज के बारे में हमने ये लिखा है कि हम अब ग्रेच्युटी उसको दे देंगे। वो तो उसका अधिकार बनता था। और ये बेचारी महिला घुमारवी की रहने वाली है। इनके पति महोदय की मृत्यु हुई, उसकी जगह उनको नौकरी मिली। वो बेचारी वो खुद मर गई। आज बच्चे हैं, अप्लाई किया है रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। आप भी जानते हैं रोजगार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो जो सूची है बहुत लंबी है और उस लंबी सूची में उसको रोजगार मिलता नहीं है। बीपीएल की परिवार की है, उसके फोन रोज आते रहते हैं, ना जाने कागज कहां गुम हो गया है। लेकिन मैं आपके पास भी उस कागज को पेश कर दूंगा। अंत में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन समाप्त करने के साथ साथ अंत में आपके इस अभिभाषण में आपने लिखा कि आप 8 साल वाले को 3 साल के अंदर रेगुलर करने का काम भी किया जा रहा है। सिर्फ वो तिथि 31 मार्च से 30 सितंबर को बदली है। मैं आपको याद दिला दूं कि वो आपकी कमिटमेंट है। 2 साल भी आपने कहीं लिखे हैं जो विजन डॉक्यूमेंट है। लेकिन अभी एक सेक्शन ऐसा भी बच गया है जो 8 साल में कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है। वो जो पुलिस का कर्मी है वो है। और ये कोरोना वॉरियर में आते हैं, ये उनके साथ भी आते हैं जो आंगनवाड़ी रही है, मिड डे मील वाले रहे हैं, आशा वर्कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं समझता हूं कुछ ना कुछ आपकी सरकार को जो उसके कार्य रहे हैं उसके मुताबिक देना चाहिए था। इसमें उसका जिक्र उस रूप में होना चाहिए था। इतनी बात को कहकर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अंत में इतना जरूर कहूंगा, इस विवाद को हल करो। अगर इसको हल नहीं करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। और उसमें मैं समझता हूं सत्ता पक्ष को हस्तक्षेप करना है। मैं उस मन का जरूर हूं। समय जो 4 मिनट का आपने दिया था वापस हाउस में आने का, मैं समझता हूं इट वॉज नॉट ए रीजनेबल टाइम टू कम बैक। मैं स्वयं मानो मैं क्या बोलता सदन में मैं कह नहीं सकता। मैं ठीक बात रखता उस दिन सदन में अगर मैं होता। लेकिन मुझे दूसरे दिन पता लगा कि आपने सदन को रिकन्वीन किया है। तो इसलिए इसके पर भी हाथ जोड़ता हूं। उन बातों में मत जाओ कि कैसे उसका हल निकलेगा। आप हस्तक्षेप करेंगे, सत्ता पक्ष हस्तक्षेप करेगा, हल निकलेगा। लेकिन जैसे वो गुल्ली डंडा खेलने वाले झगड़ जाते हैं, बंटे खेलने वाले लड़ जाते हैं और फिर वो शर्तें डाली जाती है, ये राजनीतिक विवाद उस तरीके से हल नहीं होते। आप बहुत ज्ञानी हैं इस मामले में महेंद्र सिंह जी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय नहीं है, इस विवाद का हल निकाले। हमारा सदन शोभा करेगा कि अगर ये दूसरी किस्म की आवाज भी आएगी। मैं तो अकेला हूं, छोटा सा हूं, मैं कितनी आवाज उठा सकता हूं, नहीं उठा पाऊंगा। ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा अगर इनको हिस्सा इस सदन के अंदर नहीं मिलेगा। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी।
राज्य